इसीलिए आज उनने फिर एक दफ़ा जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून में से ना नून को इनका निकाल सकता है ना शीन को निकाल सकता है, और आज उनने इजाफा किया कि मीम को भी कोई नहीं निकाल सकता। जबकि शेख रशीद साहब ने फिर बयान दिया है कि दिसंबर और जनवरी इनमें मैं आपको मुस्लिम लीग नून में से शीन को निकलता हुआ साबित करके दिखाऊंगा। देखिए, मैं मुस्लिम लीग नून, शीन या मीम की तो बात नहीं कर रहा, उसका मैं कतन ये नहीं समझता कि फ़ौरन इस तरह से हो जाएगा कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज़ छोड़ के अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज होगा, या मरीम बना लेंगे जिसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग मीम होगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर धड़ेबंदी मौजूद है, और वो धड़ेबंदी उस वक्त भी वाज़े तौर पर नज़र आती है जब किसी किस्म की कोई कानून साजी होने जा रही होती है पार्लियामेंट में। ये एक मौके पे नहीं हुआ, ये गुज़श्ता 2 बरसों में 2-3 वाक़े के ऊपर हो चुका है। जब अचानक लंदन से शहबाज शरीफ साहब उस बिल्कुल आर्मी एक्सटेंशन बिल के लिए जो है, बिल्कुल। तो इसलिए मेरे कहने का यह मतलब है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग शामिल हैं जिनका वोटर जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जिनका जो वोटर है वो उन्होंने इसलिए वोट दिया है कि वो आके यहाँ पे इदारों को मिलान ना करें। वो कुदरती तौर पे अलाइन है फ़ौज के साथ और ऐसे इदारों के साथ, शुरू से उसकी एक पूरी तारीख है, वो राइट साइड का वोट है, ठीक है, वो राइट का वोट है, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट नहीं है। तो उन्होंने हलकों में जाके अपने उन अवाम को भी जवाब देना होता है। और लोग इसलिए तो मैं ये कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर इस बयानिए पे खड़े रहते हैं तो उनके वोट बैंक में कमी होगी। इसका कतन ये मतलब नहीं होगा कि उनके साथ कुछ धांधली हो रही है, क्योंकि मियाँ साहब का तारीखी तौर पर वोट बैंक इस बयानिए का है ही नहीं है। मियाँ साहब की पूरी जो सियासत है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, प्रो इस्टेब्लिशमेंट है और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ रही है। तो अब ये नहीं हो सकता कि वो पीपल्स पार्टी का कोई मौक़िफ़ लेके या दोनों एक मौक़िफ़ लेके आएंगे। देखें, कारकुनान जो नीचे होते हैं, ऊपर जितने मर्जी रहनुमा मिलते रहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहें, आपका भी एक दही बैकग्राउंड है, मेरा भी दही बैकग्राउंड है, कारकुनान जो होते हैं वो इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कारकुन हैं उनकी अपनी सोच अप्रोच है, उन्होंने नुकसान पीपल्स पार्टी के लोगों से उठाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं उनकी क्या ये अवाम में जब हमारे सियासतदान वोट मांगने जाते हैं तो हमारे अवाम के जहन में भी ये चीज़ होती है कि ये बंदा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, या ये उनके जहन में होता है कि इस बंदे ने मुझे बुनियादी सहूलतें फराहम की हैं, हमारे लिए कोई सहूलत दी है हमें, ये सोच के वो वोट देते हैं, या ये सोचते हैं कि ये बंदा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, इसके अपने कुछ फ़ायदे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये सोच होती है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। ये एक फैक्टर नहीं होता, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका कुछ वोटर तो ज़रूर ऐसा होगा जो निस्बतन ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयर, जो कि तादाद में बहुत कम होगा, शायद वो ये बात सोचे कि वो किस जगह पे खड़ा होगा कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर बड़ी तादाद में जो लोग वोट देते हैं, जो हमारे मुल्क का एक अलमिया भी है जो कि MPMNA लेवल पे नहीं देने चाहिए, लोकल बॉडीज़ का काम है, लेकिन इसके बावजूद लोग ये चीज़ें अपने जहन में रख के वोट देते हैं कि हमने काम करवाने हैं, हमने जो है वो फाइनेंस करवाने हैं अपने प्रोजेक्ट, हमने जो है वो कहीं से फ़ंड लेना है। तो वही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी जो एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ कतन तारीखी तौर पर कोई बहुत बड़ी ऐसी जमात नहीं रही जो लंबी चौड़ी अपोजिशन करती रही हो। जब भी अपोजिशन का ज़माना आया तो ये पार्टी तितर बितर हो जाती रही। आपको याद है 2002 के इलेक्शन के बाद कितनी नशिस्तें आई थी मुस्लिम लीग नवाज़ के पास? 18। तो उसका ये मतलब नहीं था कि हर जगह धांधली हो गई है, उसका मतलब ये था कि कैंडिडेट्स नहीं थे। बिल्कुल, उसका मतलब ये था कि तमाम तर वो लोग वो उठ के मुस्लिम लीग काफ में चले गए थे जो इलेक्टेबल्स थे, क्योंकि उन्हें लोगों के काम करवाने हैं, उन्हें नज़र आते हैं, वो देख रहे होते हैं कि यार अब किसकी हवा है, अब कौन जीत रहा है, हमने किससे काम करवाने हैं। तो इसलिए इस वक्त भी फील्ड के अंदर जो है वो मियाँ साहब का अगर बयानिया दिखता भी है और चलता भी है, एक तो पहला तो मेरा ये ख्याल है कि उस बयानिए पे कायम नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी सियासत जब वो खुद लंदन में बैठे हुए तो उससे काफ़ी सारा बंदा तो फूट चुका है कि उनका बयानिया क्या है। वो जो है वो तो डील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर मरीम नवाज़ के कहने के ऊपर अगर वो इस बयानिए को लेके चलते भी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बयानिए के रद्दअमल के नतीजे में वो कोई आइंदा आने वाले भी किसी इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा वोट बैंक आज फिर दूसरा उन्होंने मौजू आसम बाजवा वाला बहुत ज़्यादा प्रेस में कुछ 6-7 दफ़ा उन्होंने ये मौजू उठाया। ये केस इमरान खान के लिए कितना बड़ा टेस्ट है कि क्या उनको इन करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात नहीं करानी चाहिए, जो उनका ख़ुद का बयानिया है कि करप्शन के ख़िलाफ़ वो खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखें, आप यानी आइडियली तो ये बात बिल्कुल कह सकते हैं कि जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगे वो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी ये कहती रही है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे वो उसको क्लियर पहले कराए और उसके बाद आ जाए। अब जहाँ तक आसिम सलीम बाजवा साहब वाली बात है, इसके ऊपर बिल्कुल एक तनकीद इमरान खान साहब के ऊपर हुई और बनती भी है कि उनको जब रिज़ाइन पेश किया गया उसी असूल के मुताबिक तो उन्होंने वो रिज़ाइन कबूल जो है वो नहीं किया। और आइडियली हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उन्हें वो रिज़ाइन कबूल करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि पहले आप अपने आप को क्लियर करके हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल ये बनता है कि फ़र्ज़ करें
अगर ये तमाम तर चीज़ें ठीक भी हैं, फ़र्ज़ करें कि उनके ख़िलाफ़ ये तमाम इल्ज़ाम दुरुस्त हैं, तो दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्ज़िम है जो कि ख़ुद किसी अदालत के पास जाता है, अगर वो उस वाकई वो मुल्ज़िम है? इतनी आइडियल सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं है, शायद दुनिया में हो, लेकिन हमारे ये इस किस्म का ट्रेंड बदकिस्मती से नहीं बन सका कि मैं ये सारी चीज़ें छोड़ता हूँ और अब मैं पहले क्लियर होके आऊँगा और उसके बाद फिर मैं कोई अदा लूँगा। तो इसलिए इस सूरत में ये काम बनता है अपोजिशन का, उन लोगों का, जैसे पनामा आने के बाद जो है वो इमरान खान साहब जो है वो ना सिर्फ उन्होंने नैब को अप्रोच किया, उन्होंने पार्लियामेंट को अप्रोच किया, वहाँ तकरीरें की, उन्होंने तहरीक चलाई, वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो ये बात करने की बजाय ये सवाल अपोजिशन से भी बनता है कि वो क्यों सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त नहीं दायर कर देते, ठीक है, वो क्यों नैब को एक एप्लीकेशन नहीं दे देते, वो क्यों इस चीज़ के ऊपर लोगों को सड़कों पे नहीं ले आते कि आसिम सलीम बाजवा साहब के उनके ख्याल में ये एसेट्स निकले हैं जो कि हैं और आसिम सलीम बाजवा साहब को अपने ओहदे से रिज़ाइन करना चाहिए। वो बात उनकी ठीक है कि इमरान खान साहब की भी अगर आइडियली देखें तो गलती तो है, लेकिन अपोजिशन वो तो इस वक्त हुकूमत में है, उनमें उनकी कहीं हो सकता है मजबूरियाँ भी हों, लेकिन अपोजिशन जो कि अपने सारी कश्तियाँ जला के कहती है हमने तहरीक चलानी है, सब कुछ रिज़ाइन करने हैं असम्बलियों से, तो वो क्यों नहीं बिस्मिल्लाह करते? वो चले जाएँ सुप्रीम कोर्ट, आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ पनामा में भी तो लोग गए थे, वो जाके फ्रीक बन जाएँ, उसके बाद कोर्ट के ऊपर होगा, वो कोई कमीशन बना देगी, वो कुछ और कहेगी, पार्लियामेंट को भेज देगी, कोई चीज़ तो करेगी ना वो। अगर वो उठा के बाहर फेंकेगी तो वहाँ से नज़र आ जाएगा कि क्या इस मुल्क के अंदर एक तरफा एहतसाब हो रहा है या तमाम लोगों का एहतसाब हो रहा है। आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुराने मौजू को दोहराया, जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की मुलाकात है आर्मी चीफ से। उन्होंने कहा कि उन पर्सनल लेवल पर जाके उन्होंने मुलाकातें की और वो 4 घंटे की मुलाकात थी, और 4 घंटे की मुलाकात में जब बहुत मौज़ूआत डिस्कस हो रहे होते हैं, ज़ेर बहस आते हैं, तो उसमें उनका भी जिक्र आ गया होगा। क्या इस मौक़िफ़ को आप अपनाते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब इस मुलाकात के मुतालिक उन्हें पता चला तो उस वक्त जो है वो उन्होंने इस किस्म की कोई बात उस वक्त नहीं की। इस बात को अब तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर गया और उस वक्त वो मुसलसल तरदीद करती नहीं कि उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं मिला। और फिर अगर ये समझा जाए कि ज़ुबैर उनके नुमाइंदे नहीं हैं, तो एक सियासी हकीकत तो सबको मालूम है कि मरीम नवाज़ के कितने करीब हैं मोहम्मद ज़ुबैर, उनकी तमाम तर पेशियों के ऊपर भी मौजूद होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितनी वो पेशियाँ देती हैं, हालांकि वो कितने दूर से आते हैं, कराची से। जी बिल्कुल, कराची से आते हैं, गवर्नर सिंध वरे तमाम तर पेशियों के अंदर वो मौजूद होते हैं। यहाँ से लगता है कि वो कितने करीब हैं मरीम नवाज साहबा के। और अगर मरीम नवाज साहबा इसमें अचंभे वाली जो बात है ना फयाज साहब, वो ये है कि क्या किसी मुल्क के आर्मी चीफ के पास इतना टाइम होता है, कोई 4 घंटे पर्सनल मुलाकात में ऐसे मौज़ूआत के लिए टाइम निकाल सकते? देखिए, वक्त अगर होता है या नहीं होता, चलें ये तो बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, ऐसा नहीं होता, लेकिन इससे एक तरफ इंडिया के साथ हमारे आजकल तल्लुकात कुछ अच्छे नहीं है बॉर्डर पर, दूसरी तरफ अफगान बॉर्डर भी काफ़ी गर्म है, तो ऐसे माहौल में जब हम एट वार हैं, इससे 4 घंटे का मतलब। देखिए, इससे भी बड़ी बात एक और है, इससे भी बड़ी बात ये हो रहा है, तो या तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब अच्छे दोस्त नहीं हैं। एक तरफ आप ये दावा करें कि उनकी 40 साल की दोस्ती है, उनकी आपस में तस्वीरें भी हैं, और दूसरी तरफ मैं और आप दोस्त हैं, आपको मैं आप किसी मकसद से मेरे साथ मुलाकात करें और उसके बाद मैं ये कहूँ जी करामत साहब तो मेरे साथ मुलाकातें करते रहें। तो पहला सवाल तो ये है कि अगर इतने अच्छे कमर जावेद बाजवा साहब उनके दोस्त हैं कि वो 40 सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं, तो एक दोस्त को वो कह रहे हैं कि ये ज़ाती मुलाकात थी। अगर तो ये ज़ाती मुलाकात होती तो उस ज़ाती मुलाकात को उसके दूसरे दोस्त को पब्लिक करने की क्या ज़रूरत थी? कमर जावेद बाजवा साहब से बेशुमार उनके बाकी उन्होंने एतराज़ किया है कि DGI-SPR को आके ऐसे मौजूद नहीं करना चाहिए था, मौक़िफ़ नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब वो ये कह रही है कि मौक़िफ़ नहीं देना चाहिए था, तो सवाल तो बनता है कि उन्होंने मौक़िफ़ क्यों दिया है। इसका ये मतलब है कि उन्होंने मौक़िफ़ इसलिए दिया है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये ज़ाती मुलाकात नहीं थी, यानी इसका ये जवाब भी उन्होंने दे दिया कि आप मेरे दोस्त भी नहीं हैं। अगर आप मेरे दोस्त होते तो मेरी आपके साथ ज़ाती मुलाकात होती तो मैं अपने तर्जमान को कह के ये क्यों कह रहा हूँ कि ये ज़ाती मुलाकात नहीं थी, इसमें फ़लाँ चीज़ों के ऊपर भी गुफ्तगू हुई है। पहला सवाल तो ये बनता है, क्योंकि मैं 2 सवाल उठा रहा हूँ कि एक तो उनका कहना है कि उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, हालांकि हमारी मालूमात के मुताबिक कमर जावेद बाजवा साहब के एक मामू हैं, उनके एक बेटे हैं, उनके बेटे के मोहम्मद ज़ुबैर साहब दोस्त हैं, ठीक है। तो ये उनका रेफरेंस है। अगर उनका इतना पुराना उनके साथ तल्लुक है 40 साल, बकौल वो कह रहे हैं पता नहीं कब से कोशिश कर रहे हो, जिसके बाद जाके तो फिर एक दोस्त तो दूसरे दोस्त की मुलाकात कभी इस तरह से नहीं बताता आगे मीडिया के ऊपर, तो लाजमी इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ तो है। और फिर कुछ कहा जी बिल्कुल। और फिर उस APC से पहले 7 सितंबर को आप मुलाकात करते हैं, आगे से जवाब मिलता है, उसके बाद 10-11 सितंबर को आप जो है वो पीपल्स पार्टी के उन हलकों को जो नून लीग के करीब हैं उनके ज़रिए बिलावल भुट्टो साहब को कहते हैं कि आप मुझे कॉल करें, और फिर बिलावल भुट्टो के ज़रिए आपको दावत दी जाती है और फिर आप APC में तकरीर करते हैं। इसका ये मतलब है कि पहले कोई अंडर एंड चीज़ें आप काम करने की कोशिश कर रहे थे, जब वो कामयाब नहीं हुई तो फिर आपने APC में इस किस्म की तकरीर कर डाली।